Hello everyone. So once again I welcome you all on this channel, and this is going to be our last lecture of ethics series regarding theoretical portion of ethics syllabus which is given in the UPSC for GS paper 4, that is ethics. So as we all know, we are covering our lecture number 36, and this is going to be our part 4 of lecture number 36, in which we are covering contribution of moral thinkers, philosophers and leaders from India and around the world. तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जिन फिलोसोफर और थिंकर्स या फिर लीडर्स कहें उनके बारे में बात करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। एक तो अमर्त्य सेन के बारे में हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, इसके बाद हम बात करने वाले महात्मा गांधी जी के बारे में, और सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में। ठीक है, तो इन चार लीडर्स के बारे में या फिर यूँ कहें फिलोसोफर थिंकर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जितने भी मॉरल थिंकर्स कहें, फिलोसोफर्स कहें या फिर लीडर्स कहें जिनके भी बारे में अभी तक पढ़ाया है, आप उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने एथिक्स के पेपर में। अब ये डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन है और आप किस जगह पे उनकी बात को या फिर उनके रेफरेंस को कोट करते हैं उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। आपको बस इनको यूटिलाइज़ करना है, आपको समझना है कि ये थिंकर्स एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं और किस चीज़ की तरफ ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड होकर बोल रहे हैं। ठीक है, सो यही हमारा मेन पर्पस है कि हम इन थिंकर्स को पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने आंसर में यूटिलाइज़ इनको कर पाएँ। ठीक है, कभी कभी सॉल्यूशन के अंदर जब हम फाइनली कंक्लूड कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है जब हम ऐसे फिलोसोफर्स या फिर थिंकर्स का या फिर लीडर्स का रेफरेंस देते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द सोल ऑब्जेक्टिव दैट वी आर कवरिंग दीज फिलोसोफर्स। ठीक है, अब तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन से। तो स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर अमर्त्य सेन के बारे में एक बात कहनी चाहूँगा, वो ये कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर राइट नाउ प्रेजेंट ऑन दिस प्लानट। तो इनके बारे में हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इनका बर्थ हुआ 1933 में बंगाल के अंदर। उस टाइम पार्टीशन नहीं हुआ था, लेकिन अगर फ़िलहाल की बात करेंगे तो ये जगह आती है आपकी बांग्लादेश के अंदर। लेकिन बाद में इनकी फैमिली जो है वो मूव ऑन कर गई थी टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल। इन्हें 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर 1999 में इनको फेलिसिटेट किया गया विद भारत रत्न फॉर हिज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन जब कोई बात कहता है तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चाहे इन्होंने बात की फिलोसॉफिकल टर्म्स में या फिर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है फॉर आवर एग्ज़ाम। चाहे इन्होंने बात की हो डेवलपमेंट एज फ्रीडम की, कैपेबिलिटी अप्रोच की, पॉवर्टी के बारे में, फेमाइन के बारे में, या फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो अपने आप में बहुत रिमार्केबल है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए, हमारे आंसर्स के लिए, बिकॉज इनको यूटिलाइज़ करके हम अपने आंसर को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनकी सारी की सारी जो थ्योरीज़ रही हैं, जितनी भी बातें उनकी रही हैं, इनके अंदर जो क्रक्स है ना, बस हमें उसको पकड़ के चलना है। इनके अंदर क्रक्स रहा है, इन्होंने सारी की सारी बातें कही हैं फॉर ह्यूमन वेलबींग, यानी कि जो सेंट्रॉइड रहा है, जो सेंट्रल थीम रही है इनकी सारी थ्योरीज़ की, वो रहा है ह्यूमन वेलबींग। तो एक एक करके इनकी सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात कही कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ठीक है, तो इन्होंने डेवलपमेंट को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम। अब डेवलपमेंट इन्होंने लिमिटेड नहीं रखा सिर्फ जीडीपी तक, जैसा कि उस टाइम जब इन्होंने इस थ्योरी को प्रमोट किया उस टाइम सिर्फ जीडीपी के रिलेटेड ही डेवलपमेंट को देखा जाता था। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट इन्होंने कहा एज फ्रीडम। अब फ्रीडम किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया, इन्होंने कहा कि फ्रीडम होती है, सिर्फ इसलिए फ्रीडम नहीं कह सकते कि अगर किसी के पास राइट टू चूज़ हो, है ना, राइट टू चॉइस अगर किसी के पास हो। इन्होंने कहा इसके साथ साथ उसके पास इस राइट को एक्सरसाइज करने की कैपेबिलिटी भी हो। देखो, ये जो बात कहनी चाह रहे हैं वो आप एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो, तब शायद बहुत अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन को, है ना, जिसको तैरना नहीं आता, आप उसको किसी रिवर के सामने ला के खड़ा कर दो और इस पर्सन को आप ये कहने लग जाओ कि भाई तेरे पास पूरी आज़ादी है कि आप इसमें तैर सकते हो, इसको तैर के पार कर सकते हो, और इस पर्सन को तैरना नहीं आता और फिर भी आप इसको बात कह रहे हो यू हैव एवरी राइट टू क्रॉस दिस रिवर बाय स्विमिंग। तो यहाँ पे जो फ्रीडम है वो अमर्त्य सेन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, यहाँ पे ये फ्रीडम नहीं हुई, है ना। इनके हिसाब से तब फ्रीडम होती जब इसके पास इस राइट के साथ साथ, इस तैरने की आज़ादी के साथ साथ, इसके पास
इस तैरने की आज़ादी को एक्सरसाइज करने के लिए तैरना भी आता होता, यानी कि केपेबल होता वो इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, तभी अमर्त्य सेन के टर्म्स में वो सही मायनों में फ्रीडम है। ठीक है, तो फ्रीडम को इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया। अब इसको और अच्छे से अगर आप समझोगे तो आप इस तरीके से इसको देखो कि अगर आप कह देते हो कि राइट टू वोट सभी के पास है, लेकिन अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग राइट टू वोट तब तक राइट टू वोट नहीं है जब तक उस राइट टू वोट को एक्सरसाइज करने की लोगों के अंदर कैपेबिलिटी ना हो। सिर्फ राइट टू वोट दे देना अपने आप में एक फ्रीडम नहीं है, एक राइट नहीं है, जब तक कि लोग उस राइट को अच्छे से एक्सरसाइज ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, उनको सबसे पहले तो लिटरेसी, जस्ट वेट, उनको लिटरेट किया जाए, है ना, यानी कि एडुकेट किया जाए। अगर एडुकेशन होगी तभी तो वो समझ पाएंगे कि आप जो राइट आपको मिला है उसको एक्सरसाइज करने से क्या होगा और किस तरीके से आप अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाओगे इस राइट को, है ना। फिर एनवायरनमेंट के बारे में, जो पॉलिटिकल सिनेरियोज चल रहे हैं उसके बारे में उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इनका कहने का मतलब ये था, सिर्फ राइट दे देना ही एक्चुअल में फ्रीडम नहीं होती, उस राइट को जब तक वो लोग अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो ये उन्होंने कहा डेवलपमेंट एज फ्रीडम के बारे में। ठीक है, इन्होंने इसके बाद बात की कैपेबिलिटी अप्रोच की। अब देखो, हमने फ्रीडम के अंदर ही कैपेबिलिटी की बात की थी ना, तो उसी चीज़ को यहाँ पे कैपेबिलिटी अप्रोच के नज़रिए से देखा जा रहा है। यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच अपने आप में वही है, जब आप किसी ह्यूमन बीइंग को ना केपेबल करते हो, केपेबल यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, आप चाहे इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे लेके जाओ, फिजिकल लेवल पे लेके जाओ, मटीरियलिस्टिक लेवल पे लेके जाओ, बहुत सारे लेवल पे, जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लीव कर सके, जी सके। यानी कि अब पहले तो वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाए। अब पोटेंशियल कैसे रियलाइज़ होगा, जब आप उसको केपेबल करोगे, है ना, तभी तो वो अपनी पोटेंशियल के साथ अपनी ज़िंदगी को और आसान तरीके से और बेहतर तरीके से जी सकता है। तो यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो इंसान के पोटेंशियल को रियलाइज़ करवाती है, उसको और केपेबल बनाती है, और उसकी जो डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंसी को ख़त्म करती है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच जो है उसका जो मेन मोटो है सिर्फ यही है कि वो इंसान को उस स्थिति में ले आए जहाँ पर वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैपेबिलिटी अप्रोच। अब इसके बाद इन्होंने पॉवर्टी के बारे में क्या कहा, पॉवर्टी के बारे में इन्होंने सिंपली यही कहा, पॉवर्टी जो है ना, वो आप लैक ऑफ इनकम, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लैक ऑफ इनकम जो है वो पॉवर्टी का रीज़न है। रादर इन्होंने कहा पॉवर्टी जो है ना वो डिप्राइवेशन है। इसका डिप्राइवेशन है, डिप्राइवेशन ऑफ कैपेबिलिटीज़। यानी कि अगर आप किसी इंसान को उसकी कैपेबिलिटीज़ से अगर डिप्राइव करते हो, उसको कैपेबल बनाने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अगर उससे डिप्राइव करते हो, तो वो पॉवर्टी की स्टेट है। फॉर एग्जांपल, इलिटरेसी जो है वो पॉवर्टी को जन्म देता है, अनस्किल्डनेस जो है वो पॉवर्टी को जन्म देता है। तो सिर्फ लैक ऑफ इनकम जो है, एक बार अगर आप इनकम किसी पुअर इंसान को दे भी दोगे ना, तो अमर्त्य सेन कहते हैं वो पॉवर्टी को दूर नहीं कर सकता, आपको उसको लिटरेट करना पड़ेगा, आपको उसको स्किल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके आप पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। तो ये पॉवर्टी के बारे में इन्होंने कहा। इसके बाद इन्होंने कहा फेमाइन। फेमाइन के बारे में इन्होंने बात इसलिए की बिकॉज 1943 में बंगाल के अंदर बहुत भयानक फेमाइन उस टाइम आया था, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की जान चली गई थी। तो इस वजह से इन्होंने फेमाइन का जिक्र किया है। अब इस फेमाइन के अंदर इन्होंने ये कहा कि फेमाइन जो आता है वो इस वजह से नहीं आता कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, इस वजह से नहीं आता, रादर ये कहते हैं ये आता है जस्ट बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट या फिर बाय द स्टेट, कि वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते चीज़ों को। तो इस वजह से फेमाइन आने के इन्होंने कारण बताए, ये कारण बताए, ना कि सिर्फ अनअवेलेबिलिटी फूड की वजह से नहीं, मिसमैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट या फिर स्टेट की वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते रिसोर्सेज को, दैट इज़ वाई फेमाइन अकर्स। तो ये इनका फेमाइन के ऊपर कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इनका, वो आइडिया ऑफ जस्टिस। तो आइडिया ऑफ जस्टिस के अंदर अमर्त्य सेन समझाने की कोशिश करते हैं नीति को और न्याय को।
इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक तरीके से क्रिटिक के रूप में भी देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर थ्योरीज ऑफ जस्टिस, चाहे वो प्लेटो ने दी हो, चाहे फिर एरिस्टोटल हो, चाहे रॉबर्ट नॉजिक जिन्होंने जस्टिस को एंटाइटलमेंट्स के रूप में डिफाइन किया है। उसके बाद चाहे वो जॉन रॉल्स हो, जॉन रॉल्स ने जस्टिस को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ फेयरनेस। इन्होंने कहा है जस्टिस होता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन अमर्त्य सेन कहते हैं कि नहीं, आप जो बात कर रहे हैं वो सारी बात कर रहे हैं नीति की, और अमर्त्य सेन के नज़रिए से न्याय जो होता है वो एक्चुअल जस्टिस होता है। नीति इन्होंने डिफाइन किया है कि नीति जो है वो है जब आप बात करते हैं रूल्स की, इंस्टीट्यूशन की, या फिर स्टेट की जो रूल्स बना सके, या फिर ऐसे परफेक्ट प्रिंसिपल्स जिनको आप पहले से डिस्क्राइब करें, डिफाइन करें, और उनके बेसिस पे आप किसी सोसाइटी को जस्ट सोसाइटी डिक्लेयर कर सकें। लेकिन अमर्त्य सेन कहते हैं ऐसा करने से ना आप सिर्फ एक आइडियलिस्टिक नोशन क्रिएट कर रहे हो। ये सिर्फ आइडिया है जो रियलाइज़ करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है, बिकॉज इस केस में क्या होता है कि जो जस्टिस है ना वो अलग अलग लोगों के नज़रिए से अलग अलग हो जाता है। अब इन्होंने इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। मैं आपको एग्जाम्पल शेयर कर देता हूँ। 3 बच्चों का ये एग्जाम्पल देते हैं, एक का नाम एने होता है, एक का नाम बॉब होता है, एक का नाम कार्ला। इस एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल लिया है इन्होंने फ्लूट का। अब ये 3 बच्चे हैं, ये तीनों क्लेम करते हैं इस फ्लूट के ऊपर कि ये फ्लूट हमारी है, ये मेरी है, ये मेरी है। यहाँ पे कंडीशन देते हैं अमर्त्य सेन जिस तरीके से एग्जाम्पल को डिफाइन करते हैं उसमें कहते हैं कार्ला कहती हैं या फिर कोई भी बच्चा कहता है कि ये फ्लूट उसने बनाई है, ठीक है, तो इसलिए ये फ्लूट जो है वो उसकी होनी चाहिए। बॉब कहते हैं कि उसके पास कोई भी टॉय नहीं है इस फ्लूट के अलावा, सो दैट इज़ वाई ये फ्लूट उसकी होनी चाहिए। एने कहती है कि नहीं, वो इस फ्लूट को बहुत अच्छे से प्ले कर सकती हैं, बहुत अच्छे से बजा सकती हैं, दैट इज़ वाई ये फ्लूट उनकी होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में जो है ना अमर्त्य सेन समझाने की कोशिश करते हैं कि हर इंसान अपने अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से जस्टिस को डिफाइन करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा ना, जस्टिस जो होगा सबके हिसाब से अलग अलग आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिबर्टेरियंस की बात करो तो वो किसको फेवर करेंगे, जाहिर सी बात है जिसने फ्लूट बनाई है, तो लिबर्टेरियंस किसको, कार्ला को फेवर करेंगे बिकॉज शी हैड मेड इट। अब जो यूटिलिटेरियनिज्म वाले लोग होंगे या फिर एरिस्टोटेलियन जो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं वो एने को सपोर्ट करेंगे, या फिर जो बॉब को सपोर्ट करेंगे वो कैसे, वो एक तरीके से कम्युनिस्टिक या फिर सोशलिस्टिक लोग होंगे। तो यानी कि जस्टिस जो है ना वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। जब आप पहले से किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर देते हो, कुछ परफेक्ट प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब कर देते हो, तो अमर्त्य सेन कहते हैं इस तरीके से जस्टिस को आप रियलाइज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से वो कहते हैं कि न्याय जो है ना, दिस इज़ द राइट अप्रोच टू रियलाइज जस्टिस, यानी कि वो फोकस करते हैं रियलाइजेशन ऑफ जस्टिस पे, ना कि रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन पे। बिकॉज और आप जस्टिस कैसे, जस्ट सोसाइटी कैसे बना सकते हो, सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अबॉलिशन ऑफ अनजस्टिस। यानी कि जितना भी अनजस्टिस हो रहा है अगर आप उसको रिमूव करते हो उसके बाद ही आप जस्टिस, एक जस्ट सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इनकी अप्रोच जो है वो एक तरीके से आइडियलिस्टिक जो नोशन है ना उसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से उसके अपोजिट मूव करती है, अपोजिट वर्क करती है। ये फोकस करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी ज़्यादा रहती है कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है ना। तो जस्टिस के डेफिनेशन तो सबके लिए अलग अलग है ना, सो दैट इज़ वाई जो प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आप यूज़ करते हैं ना तो उस बेसिस पे जो जस्टिस निकल के आएगा वो हॉलिस्टिक आएगा। और अगर आप ये आइडियलिस्टिक नोशन फॉलो करते हैं नीति वाला, तो इस जगह पे जो जस्टिस निकल के आएगा वो पर्सनल, एक तरीके से पर्सनलिस्टिक होगा, बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल जस्टिस होगा जहाँ पर आप अनजस्टिस को रिमूव करते रहेंगे तो वो हॉलिस्टिक होता रहेगा, बिकॉज उस चीज़ को फिर कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये जस्टिस नहीं है। सो ये था जो इन्होंने, अमर्त्य सेन ने इन सारी थ्योरीज़ के बारे में कहा, चाहे वो आइडिया ऑफ जस्टिस रहा हो, चाहे वो फेमाइन रहा हो, चाहे पॉवर्टी रहा हो, कैपेबिलिटी अप्रोच रहा हो, या फिर डेवलपमेंट एज फ्रीडम रहा हो। तो ये सारे के सारी थ्योरीज़ जो इन्होंने दी ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हम पे डिपेंड करता है हम किस किस जगह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंक्लूजन के अंदर या फिर बॉडी पार्ट के अंदर आंसर्स की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फिलोसोफर देखने वाले हैं, वो हैं स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक हिंदू मॉन्क थे, रिलीजियस टीचर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इनका बर्थ हुआ 12 जनवरी 1863 बंगाल के अंदर, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई वी सेलिब्रेट 12 जनवरी एज नेशनल यूथ डे, बिकॉज इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी के लिए, खासकर
यूथ के लिए, यूथ को गाइड करने में वो बहुत ही इमेंस रहा है. दैट इज़ द रीज़न वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड इन 1980s टू सेलिब्रेट 12th of January एज नेशनल यूथ डे फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स. अब इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये डिसाइपल रहे हैं रामा कृष्ण परमहंस जी के. अब रामा कृष्ण परमहंस जो है उनको हिंदू मिस्टिक की तरह देखा जाता है. रामा कृष्ण परमहंस जो थे, उनकी टीचिंग्स जो थी वो ये कहती थी कि सर्विस ऑफ मैन इज़ द सर्विस ऑफ गॉड. जस्ट वेट अ मिनट. तो रामाकृष्ण परमहंस जी कहते थे सर्विस ऑफ मैन इज़ द सर्विस ऑफ गॉड. उनका जो सेंट्रल थीम था वो यही था. एंड इसके साथ साथ वो कहते थे, वो एम्फेसाइज करते थे कि कृष्ण हो, चाहे हरि हो, चाहे राम हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे अल्लाह हो, आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम गॉड. यानी कि एक फंडामेंटल वननेस है सारे के सारे रिलीजन्स के अंदर. सारे के सारे रिलीजन जो है वो कन्वर्ज होते हैं एट द एंड एक ही बात पर, वो ये कि ईश्वर जो है, भगवान जो है, क्राइस्ट जो है, अल्लाह जो है, वो सिर्फ एक ही चीज़ के अनेकों नाम है सिर्फ. तो अब इन्हीं की जो विचारधारा थी, इन्हीं की जो थ्योरीज थी, इन्हीं की जो टीचिंग्स थी, उनको प्रोलिफरेट किया, उनको आगे प्रोपेगेट किया आगे जाकर स्वामी विवेकानंद जी ने, और नाम रखा रामाकृष्ण मिशन. ठीक है. अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने किस तरीके से इनकी टीचिंग्स को आगे थोड़ा सा अपनी चीज़ों को उसके अंदर ऐड करके आगे प्रोपेगेट किया. अब विवेकानंद जी जो थे, उन्होंने जब टीचिंग्स को प्रोपेगेट किया तो उन्होंने सोसाइटी में जो उस टाइम दौर चल रहा था, एज़ पर द कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी, उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन थी या फिर वेस्टर्न नॉलेज थी, उनको थोड़ा सा मिक्स करके गीता के या फिर उपनिषद के या फिर बुद्ध हों चाहे जीसस हों, उनके एग्जाम्पल को मिक्स किया रामाकृष्ण परमहंस के एग्जाम्पल्स के साथ. और फिर एक तरीके से जब हिंदुइज़्म को या फिर वेदांता को जब प्रोपेगेट किया तो उसको नाम दिया गया न्यू हिंदुइज़्म. यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जी जिसको प्रोपेगेट करते थे, वो एक तरीके से उसको नया टर्म मिला न्यू हिंदुइज़्म, बिकॉज उसके अंदर इंक्लूजन था बुद्धा की लाइफ के एग्जाम्पल्स का, जीसस के एग्जाम्पल्स का, उपनिषद और गीता का तो था ही था, रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स का था. तो इन सारी चीज़ों का जब अमलगमेशन हुआ, उसको नाम दिया गया न्यू हिंदुइज़्म. अब उन्होंने ये इसलिए किया बिकॉज वो ध्यान देते थे कि सारे के सारे जो लोग हैं ना, वो सब सही कह रहे हैं. तो इन्होंने क्या किया, सारी की सारी टीचिंग्स को एक तरीके से मिक्सअप किया ताकि थोड़ा सा अपीलिंग कर सकें. जो वेदांता बात कहनी चाह रहा है उसको थोड़ा सा और अपीलिंग करने के लिए उन्होंने इन सारी चीज़ों को यूज़ किया. इन्होंने 1893 में वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस जो हुई शिकागो के अंदर, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और उसके अंदर जो बात कही वो ये कही कि स्पिरिचुअलिटी जो है और मटीरियलिज्म जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मैनकाइंड एंड फॉर सेल्वेशन. इन्होंने बात कही कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो ईस्ट का कॉन्सेप्ट है और मटीरियलिज्म जो है वो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मैनकाइंड को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है. समाज के लिए बेटर तभी होगा जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखा जाए. इस तरीके से इन्होंने वहाँ पर अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट किया. और इनका जो फोकस रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का, इनकी टीचिंग्स का जो फोकस रहा है वो हमेशा रहा है कि इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग हो. ऐसा ना हो कि किसी रिचुअल को, किसी ट्रेडिशन को आप बस फॉलो करते जा रहे हैं, आपको पता ही ना हो कि आप क्यों फॉलो कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था. और इसी वजह से इन्होंने वेदांता को बहुत ज़्यादा टिपिकल बनाने के लिए प्रीस्ट क्लास को एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्कोल्ड किया या फिर फ्रॉनिंग स्टेटमेंट दिए कि आपने वेदांता को इतना डिफ़िकल्ट क्यों बनाया. ये चाहते थे कि इतना ईजी होता वेदांता कि एक बच्चा भी, एक चाइल्ड भी उसको आसानी से समझ पाता. बिकॉज इनका फोकस रहा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग के ऊपर, जो तभी हो सकती है जब आपको चीज़ें समझ में आए, है ना. तो फिर इसके बाद इन्होंने फोकस किया डिवोशनल सरेंडर के ऊपर टुवर्ड्स द सुप्रीम. यानी कि आपके अंदर डिवोशन होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए. और फिर इन्होंने कहा कि सर्विस टू ऑल लिविंग बीइंग. इनका ध्यान हमेशा रहा कि जितनी ज़्यादा सर्विस हो सके सारे के सारे लिविंग बीइंग की, यानी कि जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सभी के सबकी सेवा हो सके. बिकॉज ये मानते थे कि सारे के सारी जो लिविंग बीइंग्स हैं, दीज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ सुप्रीम. सो इस वजह से इन्होंने इस बात के ऊपर फोकस दिया. अब इनकी जो इम्पोर्टेंस रही यूथ के लिए वो ये रही कि इन्होंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो सिर्फ
ये नहीं कि आप एट द एंड ऑफ लाइफ यानी कि ओल्ड एज के अंदर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। आपको यूथ होते हुए भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का जो एम है ना वो आपकी कॉन्शियसनेस को रेज़ करता है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस रेज़ होगी तो आप यूथ जो होंगे तभी तो आप उस स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं इन एक्शन यानी कि कर्म के ऊपर। अब जब आप ओल्ड होंगे या बहुत एजेड होंगे तो स्पिरिचुअलिटी का क्या फ़ायदा, उस कॉन्शियसनेस का क्या फ़ायदा जिसको आप इस्तेमाल ही ना कर पाए। तो इनका ध्यान बहुत ज़्यादा एक्शन के ऊपर भी रहता था। दैट इज़ वाई यूथ जो है उनको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो उनकी नॉलेज का लेवल जब बढ़ेगा वो उसको एक्ट भी कर सकें, एक्शन के अंदर उसको दिखा भी सकें, एक्ट करके दिखा सकें, उसको यूटिलाइज कर पाएँ। सो इस तरीके से इन्होंने चीज़ों को रिप्रेजेंट किया। इनका हमेशा ध्यान रहता था कि स्पिरिचुअलिटी को कोई एक ट्रांसेंडेंटल कॉन्सेप्ट ना मान करके इसको डे टू डे लाइफ में इनकलकेट करना है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांसेंडेंटल थिंक है, रादर इसको हमें इस वर्ल्ड के अंदर रियलाइज़ करके इसको यहीं पे यूज़ करना है। तो ये इनका ध्यान रहता था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्वामी विवेकानंद जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में।